आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त हो चला है इंडिया का सवाल का। देखिए, आज दिल्ली चुनाव में जिस तरह झुग्गियों का मुद्दा एक अहम मुद्दा बन चुका है, खासतौर पर राजनीतिक विमर्श बन चुका है, तो झुग्गी वासियों की बढ़ती संख्या और उनके लिए स्थायी आवास की कमी चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा अब बन चुकी है। और इसी मुद्दे पर अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नीतियों और वादे पेश कर रही है। झुग्गियों की दिल्ली चुनाव में कितनी ज्यादा अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही 11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया और अगले दिन ही आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी झुग्गियों की बस्ती पहुंच गए। ऐसे में झुग्गी वासियों की तादाद दिल्ली में इतनी है कि वो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुके हैं और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीतिक दल झुग्गी पुनर्वास और झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था का भी वादा करते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, जैसे झुग्गी वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें स्थायी आवास देने की बात भी करना। बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी इसी नक्शे कदम पर चल रही है और इसी से जुड़ी हम एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं, फिर आपको मेहमानों से भी रूबरू करवाएंगे और शुरू करेंगे चर्चा। दिल्ली की सत्ता चौथी बार हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल महिलाओं, पुजारियों, ऑटो वालों के लिए कई योजनाएं लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। इसी बीच झुग्गियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जारी जुबानी जंग के बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर अमित शाह पिछले 10 सालों में जितने झुग्गी वालों के खिलाफ केस किए उनको 24 घंटे में वापस ले लेंगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमने देखा कि किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती पहुंचे और वहां भी लोगों ने उन्हें नकार दिया। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की क्या हालत कर दी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को आपदा बता रहे हैं। वहीं केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि दिल्ली के लिए केजरीवाल ने क्या वादा किया था। आज केजरीवाल अपने सारे वादे भूल चुके हैं। केजरीवाल हताश हैं, निराश हैं। 10 साल जो दिल्ली को उन्होंने बर्बाद किया है, आज जब सारे झुग्गी वाले भाई बहन उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जहां शकूर बस्ती गए हैं, आधी रात को पंजाब के लोग पहले लाके खड़े कर दिए, धन बल का प्रयोग किया गया, पैसे बांटे गए उनसे कहलवाने के लिए, फिर भी झुग्गी वाले उनके हक में बोलने को तैयार नहीं है। और इन केजरीवाल दिल्ली के लोग जान चुके हैं कि तुम्हारी जमीन खिसक रही है, तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है। तुम जितना उन्हें डरा लो, जितना उनको गुमराह कर लो, जितना उनको धमका लो, कोई भी झुग्गी वाला भाई बहन सबको मालूम है कि मोदी की गारंटी है, घर भी पक्का मिलेगा। वहीं केजरीवाल के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कालकाजी से कांग्रेस के प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, क्या हुआ उस वादे का। शराब नीति, भ्रष्टाचार से 2000 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है। बहुत चंदा आया ना शराब नीति में, कहाँ गया वो चंदा। अतिशी मरलीना आज कह रही है ईमानदारी से चुनाव लड़ना है, तो लोगों से चंदा मांग रही है। अपनी कमाई मेहनत की
अपने पैसे से ईमानदारी का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तिशी मर्लिनो मुख्यमंत्री हो ना, विधायक मैं भी रही हूँ। उसके बाद मेरे को पता लगा लाखों की तनख्वाहें हो चुकी है विधायकों की, मुख्यमंत्री की तनख्वाहें तो और भी उससे ज्यादा है। कहाँ खर्च किया उन पैसों को? दिल्ली की सर्दी में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। जाट वोटों के रास्ते दिल्ली में अब झुग्गी वालों की सियासत हो रही है। केजरीवाल के चैलेंज ने बीजेपी के लिए सियासी मुश्किल बढ़ा दी है, तो कांग्रेस केजरीवाल के इस कदम को सियासी चाल बताकर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज के डिबेट में, क्योंकि मुद्दा झुग्गी वासियों को लेकर है, तो सबसे पहले हम बीजेपी का रुख करेंगे। हमारे साथ हालांकि सबसे पहले एक एक करके मैं आपसे रुख करवा देती हूँ मेहमानों का। महेश वर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नितेश चौरसिया जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बीजेपी नेता का रुख करना चाहूंगी। अभी फिलहाल वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए, ठीक है, हम चलते हैं आम आदमी पार्टी की ओर ही और नितेश चौरसिया जी से ही सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। नितेश जी, आम आदमी पार्टी के संयोजक जहां एक तरफ खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर उन झुग्गी वासियों पर जिन पर अब तक के तमाम आरोप तय हुए हैं, जो कि सलाखों के पीछे हैं, और उन पर से अगर केसेस हट जाते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक को साधने की कोशिश है, उन 15 लाख लोगों को साधने की कोशिश है? कल तक आपको झुग्गी वासियों की याद नहीं आई जब 10 साल से सरकार थी। आज आप इस प्रकार के बयानबाजियां कर रहे हैं, आप झुग्गी वासियों के बीच पहुंच जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी की झुग्गी की राजनीति नहीं, झुग्गी में वो अपना दिल बसाते हैं, अपना परिवार बसाते हैं, और ये कोई आज से किया हुआ काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जीवन की शुरुआत का, एक राजनीतिक शुरुआत से पहले जो सामाजिक शुरुआत थी, उसकी शुरुआत ही उन्होंने झुग्गी। और मैं कहता हूँ क्यों ना सवाल किया जाए, जब भारतीय जनता पार्टी बाकायदे पूरी देश के तौर पे वो झुग्गी में जाती है, जहां रात बिताती है, अगले दिन उसकी झुग्गी को छुड़वाती है। ये पिछले 5 साल का इतिहास रहा है कि लगभग 30,000 झुग्गियां तोड़ने का काम जब हुआ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही अमित शाह जी। और जब ही तारे पे 30 सितंबर 2024 तक केंद्र सरकार ने आरटीए की प्रोजेक्ट जब निकाली थी, और उसमें पश्चिमी भाग की ऐसी बीट्स आमंत्रित की, आप दोहरा नीति तो बना रहे, और अब 46 का एक जमीन जो आरएलडीए 1100 के 99 साल के लिए बेचना चाहती है, ये इनका पूरा प्लान। अरे भाई, आप पूरी नीति ये बात बता, ये क्या साबित कि आप दो मुहूर्त में बात करते हो? जब आप झुग्गी के पासों के पास जा रहे हो, जब आप कर रहे हो या जब आप कोई भाषण दे रहे हो, आपकी नीति उनके दुश्मन की है। और जब आप चुनाव जीत जाते हो, क्या सरकार में आ जाते हो, पावर में आ जाते हो, तो के ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हो। ये सूट बूट की सरकार है, तो किसी वालों से मतलब सूट बूट की सरकार है तो आम आदमी पार्टी अगर आम आदमियों की सरकार है, तो फिर आखिर शीश महल का मुद्दा क्यों आया फिर सामने? हमने तो स्पष्ट तौर से रखा है कि भाई शीश महल के मुद्दे पे हमने तो ओपन डिबेट करी, तो आपके समक्ष आप मीडिया को लेके गए, भाजपा भाग गई। तो हर मुद्दे पे कहते हैं स्पष्ट रूप से, क्या आपने कहा सूट बूट की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी कौन से की सूट बूट वाली सरकार नहीं है? सिर्फ शर्ट पैंट पहन लेने से आम आदमी बन जाता है क्या कोई? मुझे ये बताइए कि हमारे मीडिया के माध्यम से गए या नहीं गए? तो नहीं, कैट की रिपोर्ट देखी या नहीं देखी आपने? कैट की रिपोर्ट देखी या नहीं देखी आपने? हम सोने का टॉयलेट खोजने गए थे, और हम भी कहते 300 करोड़ का कालीन देखने, हम भी कहते वो मिनी बार देखने, हम भी देखना चाहते थे 200 करोड़ का झूमर देखना चाहते थे, हम भी चाहते थे कि वो 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ रुपए का राजा जो बात तो यही है ना नितेश जी, कि जब बात आप पर आती है तो आप दूसरी पार्टियों पर कूद जाते हैं, लेकिन पहले कम से कम अपनी ईमानदारी का सबूत तो पेश कर दीजिए जनता के सामने। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, आ रही हूँ मैं आपके पास। एक एक करके मैं पहले अपने और भी गेस्ट से एक बार मैं जवाब ले लूं। और देखिए, मोहम्मद आसिफ जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ। मोहम्मद जी,
अब आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे घोषणाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं तमाम पार्टियों की ओर से। आपकी भी पार्टी अब इसमें शामिल हो रही है। कांग्रेस ये कोशिश तो कर रही है इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का, लेकिन आखिर चूक कहां रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी भी आपको इस खेल से बाहर समझ रही है। उनका ये कहना है कि ये इस बार का चुनाव पूरी तरीके से बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होने वाला है। देखिए, जनता का चुनाव है। जनता को जिस तरीके से 10-12 साल के अंदर ठगा गया है, जनता उसका जवाब देगी 5 फरवरी को। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, जहां झुग्गी वहां मकान। 11 साल हो गए, किसी का बना हो मिला हो तो बता दीजिए। इनके वादे पे कैसे यकीन करें? भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उनका वादा बता दीजिए कहां खड़ा हुआ है। गरीब आदमी तो इनकी आंखों में चुभता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी हो। अगर सिलेंडर के रेट बढ़े तो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी दोनों में से किसी ने भी नहीं कहा हम दिल्ली की जनता को राहत देंगे। कांग्रेस पार्टी के टाइम में जब शीला जी की सरकार थी, सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े, दिल्ली के हाहाकार मचा। शीला जी ने 50 रुपए दिल्ली सरकार ने कम किए, क्योंकि शीला जी और दिल्ली के लोग गरीब जनता को जानते हैं। झुग्गियों में रहता हो या कोई भी गरीब दिल्ली का वासी हो, उसके साथ दिल्ली की कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार खड़ी रही, कांग्रेस के लोग खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। यही कांग्रेस पार्टी का कहना है, गरीब आदमी को हमेशा जीवन जीने के लिए 2003 और 2008 में आपकी सरकार थी। आसिफ जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस ने झुग्गी वासियों के लिए क्या कुछ किया और कितने मकान बनवाए? हम ये कहेंगे, गरीब आदमी के लिए हम कर्नाटक के अंदर भी महिलाओं को 2,000 रुपए दे रहे हैं, वहां सिलेंडर 500 रुपए का दे रहे हैं। बात तो दिल्ली की हो रही है। मैं अब आप मेरी दिल्ली पूछ रहे हैं, आपने हमसे कहा जहां सरकार है। आपका सवाल ये था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि 2003 और 2008 में जब दिल्ली में आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया था? जब हमने ये किया, जो झुग्गियों के अंदर पानी के नल नहीं थे, वो पानी का इंतजाम किया। शौचालय का इंतजाम नहीं था, वो इंतजाम किया। लाइट कनेक्शन नहीं था, लाइट फ्री उनको हमने दी। वहां पर झुग्गी वासियों को जीने के पूर्ण अधिकार जो आम आदमी को है, वो झुग्गी वासियों को कांग्रेस पार्टी ने दिया। शीला जी ने दिया। फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा, सब कुछ अगर कोई दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी ने दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया है। क्या आप ये बताइए, 2012 तक दिल्ली वासियों को शिक्षा क्या पैसों के बलबूते मिलती थी? क्या सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज पैसे देके हुआ करता था? क्या झुग्गी वासियों को बिजली तब झुग्गी वासियों को फ्री नहीं मिलती थी? ये सब पहले से चला आ रहा है। हेल्थ के ऊपर जितना हमने काम किया, अब जो भी सुविधाएं गरीब को मिलती थी, झुग्गी वासियों को मिलती थी, तमाम फ्रियां मिलती थी। आज कोई नई चीज नहीं है। एजुकेशन का जो स्तर आज आम आदमी पार्टी ने गिराया है, आज बच्चे जो फेल हो रहे हैं 9th क्लास 11th क्लास के अंदर, ये दिल्ली वासियों को रिकॉर्ड बना है। कमरा खूबसूरत बनाने से शिक्षा व्यवस्था। और आपने क्योंकि शिक्षा को लेकर के सवाल किया, बेरोजगारों के लिए अभी कांग्रेस ने एक हाल फिलहाल में घोषणा की और यह ऐलान किया कि अगर सत्ता में आपकी वापसी होती है तो फिर आप 8,500 रुपए प्रति माह उन्हें देंगे। तो क्या आप उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रख रहे? आप उन्हें रोजगार पर जाने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये मुफ्त में बिठाकर किसी को, और आप अगर उसके घर का चूल्हा जला दे, तो क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मेहनत करके अपनी रोटी रोजी कमाएगा? 14 के बाद देश के अंदर जो बदलाव हुआ है ना, 14 से पहले जो कांग्रेस पार्टी ने स्कूल्स बनाए, एजुकेशन, बच्चों को शिक्षा देने के लिए तमाम जगह फ्री थी। सरकारें बताए कौन सी सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कितने सरकारी स्कूल बनाए? गुजरात हो, दिल्ली हो, तमाम जगह स्कूल नहीं बने। गुजरात में तो सरकारी स्कूल और बंद कर दिए गए, जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। 11 साल के अंदर कितने स्कूल बनाए बताइए? कौन से कॉलेज इन्होंने बताइए? आप इनसे पूछिए। तो ये तो आप आम आदमी पार्टी से पूछिए ना। हम सरकार से पूछे, जो मुझे सरकार है, दोनों सरकारों से पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो हम सरकार में थे, सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली वालों को स्कूल दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दी, तमाम लोगों को फ्री शिक्षा दी। आज शिक्षा का स्तर यह है, अगर बच्चे को पढ़ना है, सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट जाके पढ़िए। हमारा मेन मकसद है दिल्ली वालों को और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार होगा तो फ्री बीस में नहीं जाना पड़ेगा। आज देश की जो स्थिति है, जो मुल्क की राजनीतिक स्थिति दोनों पार्टियों ने मिलकर कर दी है। अगर आप उसमें नहीं स्टैंड करेंगे तो आप जनता के बीच वोट नहीं मांग सकते। आप सिर्फ काम के बीच वोट नहीं मांगते। देश के प्रधानमंत्री जब वोट मांगते हैं, कहते हैं मैंने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, और दूसरी तरफ रिपोर्ट आती है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। 80 करोड़ लोग 5 किलो की राशन की लाइन में लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये रोजगार का उनका स्तर है। अगर उन्होंने रोजगार दिया होता तो आज दिल्ली वाले, हिंदुस्तान वाले 5 किलो की राशन की लाइन में लगे होते। आरोप लगाए हैं तो अब बीजेपी के नेता हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। देखिए, सवाल आप पर आम आदमी पार्टी ने भी खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस भी खड़े कर रही है।
कि अगर आप इतने वादे अब कर रहे हैं तो तब कहां थे आप जब आपके पास एक समय था? जैसे चुनाव नजदीक आया तो इतनी घोषणाएं झुग्गी वासियों के लिए भी, बेरोजगार लोगों के लिए भी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आखिर अब बीजेपी की नींद अचानक क्यों खुली है? सिर्फ चुनाव में लोगों को साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए? देखिए, जब झूठ और मक्कारी के साथ अगर कोई राजनीति होगी तो उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको यही सब सुनाई देगा और कहीं न कहीं आदमी जो अंधा बहरा और गूंगा होके उसको ये दुनिया दिखाई देगी। भ्रष्टाचार में लिप्त शीश महल में रहने वाले और राजा की तरह जीने वाले लोग आज कहीं एक मुद्दे पे तो ठहर जाएं। हमें एक मुद्दे का ही, अगर झुग्गी की ही बात अगर आप करते हैं, 2020 में हमने वादा किया और 2022 में हमने 3100 फ्लैट्स जो है EWS का डिलीवर किया। उसके बाद अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने, दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से दूसरी किस्त जो है 3072 फ्लैट्स की जो है DDA ने डिलीवर करी। इस प्रकार से लगभग 22,000 फ्लैट्स का जो है परियोजना जो है वो द्रुत गति से, मतलब ये भी नहीं है कि उसमें 2020 में गृह मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, वो नवजीवन कैंप है, भूमिहीन कैंप है और चल के हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जता सकते हैं। हम जो है भुलावे और भटकावे की राजनीति को कभी अहमियत नहीं दिए। हमें अगर जनता को हम कुछ देंगे, हम जनता के नाम पर लूटेंगे। आज की डेट में देखिए, बिजली इन्होंने देने की बात कही और इन भूमिहीन और झुग्गियों में रहने वालों बिजली कनेक्शन के नाम पर लगभग 13,000 करोड़ रुपया गायब हो गया। 9300 करोड़ रुपया जो है फ्री पानी के नाम पर, कि पूर्वांचल के लोगों को फ्री पानी दे रहे हैं, झुग्गी वालों को फ्री पानी दे रहे हैं, उसके नाम पर 9300 करोड़ रुपया इन लोगों ने गायब कर दिया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी में सड़क बनाना था और वो सड़क जो है वहां नहीं बना, कागज पे बना और 250 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें ठीक है, घोटालों को लेकर के मैं जवाब लूंगी, लेकिन सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि बीजेपी आज तो वादा कर रही है जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन ये वही बीजेपी पार्टी है कि कल को एक तरफ तो रेलवे के लिए जमीनें आवंटित कर दी जाती है, उसके बाद से झुग्गी वासियों को वहां से हटा दिया जाता है, रेलवे ब्रिज या फ्लाईओवर का निर्माण शुरू कर दिया जाता है, या तो ऐसा हवाला दे दिया जाता है कि गवर्नमेंट का काम है, आपको ये जगह खाली करना होगा, तब आप झुग्गी वासियों को भूल जाते, यहाँ तक कि उन्हें हटाकर सही और सुरक्षित जगह पे देना भूल जाते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी जी कि उसमें केजरीवाल सरकार ने हलफनामा दिया और उस हलफनामे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक पे जो झुग्गियां थी उनको हटाने का काम जो है उसमें किसी तरह से हम रोड़ा नहीं अटकाएंगे, दिल्ली सरकार मदद करेगी, इस हलफनामे को किसी और ने नहीं दिया, केजरीवाल सरकार ने दिया है। अगर ये झूठ बोलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और सुनिए, 51,000 फ्लैट नरेला साइड में आज बन के तैयार हैं और मजदूरों को दिए जाने थे, आज तक एक फ्लैट जो है नहीं दिए गए। कारण स्पष्ट है कि इनको उसमें रुपए नहीं मिले हैं। इनको अभी तक ये झुग्गी वालों से भी पैसा लेना पसंद करते हैं, ये उनका वोट तो लेते ही हैं, उनके नाम पर घोटाला तो करते ही हैं। महेश जी, फिर 2023 में क्या हुआ था? पैसे भी चाहिए। महेश जी, G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के समय में 2023 में क्या हुआ था दिल्ली में? 2023 में जो जहाँ पे अनऑथराइज्ड थे लोग, जो बने, जो ऐसे जगह बने हुए थे जिनकी कोई डोमिसाइल नहीं थी, आपको सुन के हैरानी होगी कि झुग्गी झोपड़ी में पहली बार केंद्र सरकार ने ये कहीं कानून ले आई कि जो झुग्गी में रहते हैं उनको डोमिसाइल का मतलब ये होता है मैडम कि उनको यहाँ का निवासी माना जाएगा, उनको कहीं शिक्षा का लाभ मिलेगा, कहीं उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, कहीं उनको राशन का लाभ मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं इसको मुहैया सर, मैंने 2023 को लेकर के सवाल किया, गोविंदपुरी, सुंदरनगर, तुगलकाबाद, क्या हुआ था साल 2023 में? अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, उस वक्त भी लगभग 2000 झोपड़ियों को खाली करवा दिया गया था, झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। तब उस समय आप कहां थे? नहीं, वो लोग कौन थे? झुग्गी के नाम पर जो पसरे थे यहाँ पे, जो आतंक पैदा करते थे, जो रोहिंग्या। अच्छा, क्योंकि आपको झुग्गी वासियों को उस वक्त हटाना था तो वो रोहिंग्या थे।
आज आपको 15 लाख वोटर्स चाहिए तो आज वो झुग्गीवासी हो गए। क्या है उनकी क्रेडेंशियल क्या थी? सवाल है जो झुग्गी जहां पर है, आज 27,000 झुग्गी कैंप हैं जिसमें लगभग 27-28 लाख लोग रहते हैं। उनकी प्रामाणिकता है मैडम। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर आप कब तक ये जो है आतंक कायम करेंगे, कब तक घोटाला करेंगे, कब तक भ्रष्टाचार करेंगे, कब तक दिल्ली वालों का 12 साल एज कम हो गया। हमको आपको जो है नंगे हाथ से दिखाई दे रहा है कि हमारी आपकी जिंदगी क्या रह गई है दिल्ली में। ये क्या हम भूल गए हैं कि हम राजनीति ऐसी करें जिसमें एक राजनीति का राक्षस हमने खड़ा कर दिया? और ये कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं अभी 6 महीने पहले यही लोग जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने सुर हमारा, ये तब तो ना इनके इस मिजाज में ना ये तलखी थी ना ये तेवर थे, ना यही केजरीवाल इनको जो है कहीं संत दिखाई दे रहे थे। चलिए ठीक है महेश जी, हमारे साथ अभी दिनेश सिंह गेट जी भी जुड़े हुए हैं। अभी क्योंकि ब्रेक का समय, लौट रही हूँ मोहम्मद आसिफ जी, लौट रही हूँ ब्रेक के बाद। मोहम्मद आसिफ जी इस वक्त हमारे साथ देखिए दिनेश सिंह गेट जी भी जुड़े हुए, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट रही हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार देखिए हम इंडिया का सवाल में आज यही जानना चाह रहे तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि आखिर वोट बैंक की राजनीतिक रोटी सेकने का काम कब तक ये पार्टियां करती रहेंगी। आखिर चुनाव के समय ही इन्हें तमाम वादे क्यों याद आ जाते हैं, तमाम लोग क्यों याद आ जाते हैं, या मुद्दे क्यों याद आते हैं। उसके पहले जब समय रहता है तो ये राजनीतिक पार्टियां आखिर काम क्यों नहीं करती हैं। और इसी के साथ चर्चा की ओर हम एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लगातार मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और दिनेश सिंह गेट जी के पास क्योंकि मैं नहीं गई थी, और दिनेश जी से ही अब मैं जानना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज की राजनीति को लेकर अगर हम बात करते हैं, और हमने ये भी देखा कि कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बेहद निकट समय में ही और कैसे अब अरविंद केजरीवाल ने खुली चुनौती गृह मंत्री को दे दी और ये भी कह दिया है दिनेश जी कि अगर उन लोगों पर से जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन पर जो अब तक के आरोप तय किए गए, जो केसेस रजिस्टर्ड है, उन्हें वापस अगर ले लिया जाए, दोबारा से झुग्गियों में उनको उनकी वापसी करवा दी जाए, तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। तो आज की राजनीति किस ओर जा रही है? जी आप सभी को प्रणाम शोभा जी। देखिए मैं इसको ये बताना चाहूंगा इसमें कि जैसे पूरे तरीके से जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, इनकी सरकार है दिल्ली में, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि झुग्गी झोंपड़ी वासी जो हो गए, जैसे 675 के आसपास जो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं जिसमें करीब करीब 25-26 लाख लोग के आसपास है, थोड़े उससे ज्यादा होंगे, तो उनका ध्यान रखना। उसके अलावा जो दिल्ली में जो वासी हैं तो उन सब का ध्यान रखना, उनका सुख दुख का ध्यान रखना, वो केजरीवाल जी का दायित्व बनता था। लेकिन साथ में देखिए ऐसा कि सिर्फ जैसे अभी रोज एक तरह से मजाक सा बन गया है कि करीब पिछले 15 दिन से रोज का ही होता है कि मैं कल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वासियों के लिए एक सुविधा लेके जाऊंगा, एक अनाउंसमेंट करके जाऊंगा। तो सारी अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया, कैसे पूरी करेंगे समझ में नहीं आता। जैसे कुछ चीजों को लेकर, जैसे कि महिला बाल विकास कल्याण वाले उसके अगर बातचीत करें तो इन्होंने बताया कि 2500 जो है वो हर महिला को देने का काम करेंगे, लेकिन कैसे देने का काम करेंगे, 4000 से कुछ ऊपर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय का या महिला कल्याण मंत्रालय का या इनका जैसे बजट है, और उसको लेकर के जैसे कि अगर ये सभी महिलाओं को अगर देना शुरू करते हैं तो 15,000 करोड़ के आसपास बजट जाता है, कैसे पूरा करेंगे समझ से बाहर है। तो सिर्फ एक यही सुनना बाकी रह गया है कि दिल्ली के सभी वासियों को आम आदमी पार्टी आने के बाद में केजरीवाल जी जो है सबके घर के सामने BMW गाड़ी जो है वो खड़ी कर देंगे और चाबी आते ही सौंप देंगे सीधा से। यही बाकी मतलब सुनने को रहे। अब देखिए दूसरा झुग्गी झोंपड़ी की अगर बातचीत करते हैं तो मान के चले करीब करीब 16 या 17 सीट पे और डायरेक्ट असर रखे, तो उनके लिए देखिए आम आदमी पार्टी जैसे अगर बोलते हैं कि चाहे वो मतलब कि देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है, किसी को भी कोई चुनौती दे सकता है और किसी के लिए भी कोई कुछ ही बोल सकता है। वो उन्होंने अपने तरीके से लोकतंत्र का भरपूर जो है तो उसका उपयोग किया या दुरुपयोग किया वो खुद जाने। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी खुद जो स्वयं है वो पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फिर उन्होंने एक डमी मुख्यमंत्री बना दी, जैसे कि जिनसे उनको कोई खतरा ना हो, ऐसी मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा। महिला होने के नाते मैं आतिशी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने तरीके से जो मजबूत इनके साथ जो साथी थे, जैसे कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे, या जैसे कि मान के चलें कि 1-2 और नेता थे पड़े, तो सभी का नाम लेना तो यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो उनको सबको इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हटाया जिससे कि कोई चैलेंज करने वाला ना बचे। और जब जिस टाइम पे जैसे कि लेकर गेट जब हुआ तो उसके बाद भी जैसे जिस टाइम पे कुछ तार इनके तरफ जुड़ते नजर आए, उन्होंने स्वयं क्लियर तरीके से बोला कि नहीं मैं इस आदमी से बात नहीं करते, इससे तो मनीष बात करते थे या आतिशी बात करते, तो सीधा उनको उठा के कटघरे में खड़ा करते और 12-13 के करीब तो सम्मान अवॉइड किया, तो उसके बाद जाकर ये बनी आकर के। अभी देखिए झुग्गी झोंपड़ी की जैसे बातचीत जहां तक करने शुरू की थी तो इनको खुद को बन चाहिए था कि अपने तरीके से इनके पास फंड अच्छे खासे फंड है, सरप्लस फंड के साथ में ये लोग आए थे और आज जो है वो इतना कैपेसिटी इतना बढ़ गया जिसको कवर करना बहुत भारी पड़ गया।
बाल बाल जो है दिल्ली के बच्चे का भी जो है वो कर्जे में आता है। तो वो कहाँ से पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? और रोज नई योजनाओं जो है उनका अपना उद्घाटन करने का काम करते हैं, रोज नई योजनाएं जो उनका अनाउंसमेंट करते हैं। तो झुग्गी झोंपड़ी के जहाँ पर जैसे झुग्गी हैं, झोंपड़ी हैं, उनके लिए आपके मतलब उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वहां पर मकान बनाने के लिए आप कार्य करते हैं। तो मैं बोला कि हम लोग अगर सभी आपकी तारीफ करते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और दिल्ली में जैसे पहले से स्थिति बद से बदतर होती चलेगी और केंद्र का पैसा अगर नहीं लगता दिल्ली में, आप ये मान के चलें कि दिल्ली की स्थिति पेरिस छोड़िए, पेरिस के आसपास कुछ जगह ऐसी यहाँ पर पाषाणी युग के सब समय के मतलब के अवशेष मिलते हैं, तो वैसे दिल्ली नहीं रहता। यहाँ पे जैसे 3 बोर्ड हैं, सिटी हो गया, उसके अलावा जैसे कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया और एनडीएमसी हो गया। एनडीएमसी और अगर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को अगर हटा लिया जाए तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली की स्थिति ऐसी हो जाएगी जो किसी को समझ में नहीं आएगी और उसको नहीं लगेगा कि भाई किसी मतलब आदिवासी इलाके में जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम, आज से मतलब 50 साल पहले कम होती थी, तो उस तरह की स्थिति पहुंच गई या दिल्ली राजधानी पहुंच गए हैं। और उसके अलावा जैसे कि अपने तरीके से पानी की, बिजली की सुविधाओं की बात करते हैं, सुविधाओं का अभाव है इतना से। और 5 साल जब पूरे होने के बाद में सर आकर के अरविंद केजरीवाल जी पिछले 3 बार से लगातार बोलते हैं कि ठीक है कि मैं इस बार कुछ चीजें नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूँ, एक बार और मौका दीजिए, एक बार आकर के फिर आपको बेवकूफ बनाऊंगा और अगली बार फिर वोट मांगने के लिए क्या कहूंगा कि अगर नहीं कर पाया तो अगली बार फिर मौका दे। तो कहीं ना कहीं देखिए सोचना पड़ेगा, राजनीतिक शुचिता के नाते कहीं ना कहीं चीजें जो है उस तरह की ना करें। और दूसरा जैसे कि प्रधानमंत्री के घर पे नंबर लगाया 300 करोड़ का, 200 करोड़ का, 5 रुपए का, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको अगर पता तो इनका में इनकी सूचना को मैं सही मानता हूँ, चलिए अच्छी बात है। तो भाई आप दिल्ली को पेरिस बना दें, हर घर में हर बच्चे को रोजगार देने का काम कर दें, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दें दिल्ली को, उस कारण में आप अपने घर 1000 करोड़ का ऊपर लगे, हम सभी आपका स्वागत करते हैं, वो दिक्कत थोड़ी उसमें से। लेकिन चीजें आपके साथ दिक्कत ये हुई कि आपने शपथ पत्र देकर के कहा था कि मैं बच्चों कसम खा के बोलता हूँ कि अपनी वैगनार में घूमूं, और किसी तरह के सुख सुविधा की सुरक्षा के नाम पे बोला कि कौन सुरक्षा, और अभी पूरे लाभ लश्कर के साथ में लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और बेहतरीन सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो इससे आपत्ति है, बाकी मेरी तरफ से 10,000 नहीं, बीच में ना बोले, ना बोले, बीच में पानी भी पी लिया करें, अच्छा रहेगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, खड़े होने को भी दर्द होगा, बैठने पे भी दर्द होगा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले? मैंने कहा बीच बीच में पानी पी लिया करें, लगातार बोलेंगे तो कई बार थोड़े से दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप राजनीतिक पानी खरीद के पीना पड़ता है, पानी पूरा खरीद के पीना पड़ता है बार बार। तो उस तरीके से आपके उसमें जो पानी जो है ना वो भी आपकी सरकार दे नहीं पा रही। मैं दिल्ली में ही हूँ, ग्रेटर कैलाश में मेरा घर है, और वहां पर मैं सबसे पहुंच इलाके में अगर ये अगर हालत है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है चीजें से। आपके मंत्री जो सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पर सुविधा बताई, ग्रेटर कैलाश में नहीं दे पाए, बाकी तो चीज छोड़िए आप। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल आ गए और मुझे ठीक है दिनेश जी, चलिए आपने क्योंकि इतनी बातें कही हैं तो अब नितेश जी काफी देर से मुझे लग रहा है कि अपने मन में बहुत सारे सवालों का गुबार भी लिए बैठे हैं और जवाब भी देना चाह रहे हैं। तो जरा नितेश जी जवाब आप ही दे दीजिए। 2013 से आपकी पार्टी की जब शुरुआत हुई तो वाकई हमने देखा कि कई बड़े चेहरे आपके पार्टी में जुड़े रहे। यहाँ तक हमने देखा कि सबसे पहले तो आपका अलगाव हुआ सीधे तौर पर अन्ना हजारे से, और उसके बाद से एक एक करके बड़े बड़े चेहरे बिछड़ते चले गए। जब नियत और पूरी तरीके से आप ये कहते हैं कि हमारी नियत भी साफ है, हमारी नियति भी साफ है और हम इसको लेकर हमारा एजेंडा क्लियर है कि हमें आम आदमी के लिए काम करना है, तो आखिर वो लोग पीछे क्यों हट गए? मुझे लगता है कि आज के आपके चैनल का डिबेट का मुद्दा ये नहीं है, आप इसे रख लीजिएगा, मैं अलग से सबको समझा दूंगा। कुछ सवाल है, मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दे देता हूँ, जनता के मुद्दे हैं। इसी में आगे का भी जवाब छिपा हुआ है ना नितेश जी, इसीलिए तो तभी तो मैं झुग्गी झोपड़ियों पर भी आऊंगी। बड़ी शालीनता से आप लोग की बात सुन रहा था, मेरा निवेदन है कि मुझे 2 मिनट बोलने दें। बिल्कुल बोलिए। कि जनता को क्या फर्क पड़ता है कौन किसके साथ है नहीं है, ये जरूर फर्क पड़ता है कि आपके चैनल पे कितना झूठ बोला गया है। तो भाजपा के नेताओं ने अभी आके यहाँ पे बड़ी बड़ी इधर की पता नहीं कौन से डाटा लेकर आपके चैनल के माध्यम से बोला गया। और अफसोस की बात है कि आज राजनीतिक बैठे में जो किसी न किसी पार्टी के दल में एक उनकी गोद में सड़न लेके बैठे हुए और यहाँ अनाप शनाप बातें ऐसी करें जिसका सिर पैर नहीं है। मैं कुछ बात कहता हूँ कि आपके राजनीतिक विषय में लैंड एंड ऑर्डर की बात करी, अरविंद केजरीवाल चाहते सबको बता देते। आप मुझे आपके चैनल में बताइए तो बीच आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? क्या आपको तुरंत काउंटर करना चाहिए? आपने नहीं बोला। बात में आता हूँ, की बात आई, कैसे देंगे महिलाओं को रुपए? आप हमको बताते कैसे देंगे? दिल्ली में 28,000 हुआ जब हमने सत्ता संभाली थी। आज दिल्ली का बजट 80,000 है और मैं आपको दावे के साथ जनता अपने नेता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करती है कि अगला बजट 1 लाख करोड़ का होगा और 20,000 करोड़ 15,000 जी, ये हमारा कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेशन से पीछे नहीं हटते।
अब वही आम आदमी पार्टी है, जब बिजली फ्री करने की बात करते थे, पानी कहते थे कि अब काम करेंगे, लोग कहते थे कहां से करेगा ये 10 साल में। नितेश जी, मैंने भी देखा है कई इलाकों में आज भी टैंकर्स जाते हैं पानी की सप्लाई करने के लिए, ठीक है, उन्हें साफ पानी आज भी नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पे आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की है, हमने इतनी सारी चीजें की हैं, आतिशी की ओर से चंदा मांगा जाता है, ये कह दिया जाता है कि जैसे हमने पहला चुनाव लड़ा वैसे हम आज भी लड़ेंगे। 4 घंटे में आपके पास 10 लाख रुपए पहुंच भी जाते हैं। लेकिन इस बीच में भी हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो करोड़ों है शीश महल खड़ा करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा आप लोगों से ले रहे हैं। जब लोगों के हित का काम करने की बात आती है तो फिर आप कह देते हैं कि अभी ऐसे जवाब दीजिए। सुरभि जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या कोई सरकारी आवास किसी का निजी आवास होता है? मैं आपसे जवाब, तो यही तो सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब वो सरकारी आवास है तो फिर इतने खर्च करके करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का या जनता के पैसों का इस्तेमाल करके उस घर को सजाने का, उस घर में लाखों करोड़ों खर्च करने का क्या मतलब है? के लिए बन रहा है। दिल्ली में अगर स्कूल बनने तो क्या वो निजी व्यक्ति के लिए बन रहा है? दिल्ली में अगर फ्लाईओवर बनने तो क्या वो निजी व्यक्ति के लिए बन रहा है? दिल्ली में अगर सड़कें बन रही है तो क्या वो निजी व्यक्ति के लिए बन रहा है? नितेश जी, सीएम आवास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, देखिए मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। यहाँ बात आई थी सेंटर से फंड, आपके चैनल पे एक चीज क्लियर कर दूं, दिल्ली की जनता लगभग 80,000 रुपए साल का डायरेक्ट टैक्स से देती है और लगभग 1 लाख रुपए डायरेक्ट टैक्स से देती है। 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार 30 करोड़ रुपए हमें देती है ऐसे डेवलपमेंट का नाम। ये नियत है सरकार। और आपके चैनल भाजपा के नेता ने कहा कि उन्होंने मोदी जी के साथ थे और पूरी तरह से बोला कि वो फिर के समय वोट लेने जाने, भाई वो इंडिया आप ही को आपके मिसाइल दे रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं को जाए कि भाई वो इंडिया कितने को दिया इंडिया का। तो नितेश जी, आपको भी तो समय दिया था, आप उसे करेक्ट कर लेते। आपको चैनल पर बैठा रखा आपने महेश शर्मा जी को, इनको तुरंत इंक्वायरी कराइए इनसे, भाई कहाँ का डोमेस्टिक कंपोजल हो जाएगा। हम तो शुरू से भाजपा वाले बता रहे हैं तो बॉर्डर से। नितेश जी, यहाँ मैं आपसे माफी चाहूंगी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि पहले आपके ऑडियो को ठीक किया जाए, उसके बाद मैं आपके पास लौट रही हूँ। महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच में, पहले मैं आपको सुन लेती हूँ, उसके बाद से मैं मोहम्मद आसिफ जी के पास भी जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल वो जो आपको काउंटर बार बार कर रहे थे कि जो केजरीवाल जी जिस शीश महल में रहते थे वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, तो बिल्कुल कोरी झूठ है। दिल्ली का मुख्यमंत्री मैडम मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा रखता है, उसको टाइप 8 जो है एक फ्लैट आवंटित किया जाता है। 5 प्लॉट 10,000 स्क्वायर यार्ड का, 10,000 स्क्वायर यार्ड 2.5 एकड़ में वो बना हुआ एक फ्लैट है जिसका कोई नक्शा पास नहीं है। बिना नक्शे के उसके ऊपर 225 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि वो किसी भी प्रकार से दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री आवास के रूप में उसको कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। मैं चुनौती देता हूं और मेरी बात को मेरे प्रखर विरोधी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, मैंने जो बात कही है कोई आदमी उसको गलत ठहराए तो सही कि हमने झुग्गी के बदले में मकान दिया या नहीं दिया। वो भी तो कह रहे हैं कि शीला जी के टाइम में भी मकान दिया गया। हमारे टाइम में होम मिनिस्टर ने जो वादे किए 2020 में, 2022 में हमने डिलीवर किया, 2024 में आगे डिलीवर किया, हम दे रहे हैं। आपके पास 51,000 फ्लैट बन के तैयार है। पिछले 10 साल से मैडम वो फ्लैट नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों के लिए बन के तैयार है। एक भी फ्लैट क्यों नहीं दिया गया? एक बात। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि झुग्गी के नाम पर जो है हम कहीं घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कल ही मैं एक डिबेट में था किसी टीवी चैनल पे, संजय सिंह थे, वो मालूम है क्या उन्होंने दावा किया कि जो अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं वो झुग्गी वालों के भलाई के लिए गए हैं, अनथराइज कॉलोनी के लोगों के भलाई के लिए गए हैं। वो झुग्गी क्या बोलते हैं पूर्वांचल के लोगों के भलाई के लिए गए हैं। अब बताइए आज की डेट में ये कौन सा इनका कोर्ट है, कचहरी है जो इनको कहीं इस चीज के लिए अलाउ करता है कि तुम अपने आप को क्लीन चिट दे दो। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि मुझे जनता अगर चुन ली तो मैं मुख्यमंत्री दोबारा से जो है बनूंगा।
सवाल यह है कि आप जमानत पे है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आपको इस शर्त पे दिया है कि आप मुख्यमंत्री के बतौर काम नहीं करेंगे। जब आप काम नहीं करेंगे, जनता के आंख में धूल झोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? एक सवाल यह है कि ये अरविंद केजरीवाल जो है आज की डेट में ये राजनीति के जो राक्षस बन चुके हैं, इस व्यक्ति का जो है लेकिन अंत जो महेश है जी, कहीं ना महेश जी, कहीं तो होगा। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी को लेकर भी तो लोग यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी का ना तो सीएम चेहरा क्लियर है, तो हम किस पे भरोसा करें और किसके चेहरे को भरोसा करते हुए, सीएम चेहरे के तौर पर जानते हुए आखिर हम वोट किस आधार पर दे? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए दे? हमारे काम, हमारे समस्याओं को कौन सुनेगा? तो ऐसे में ये एक सवाल है। दूसरा सवाल झुग्गी वासियों को लेकर भी है कि जब झुग्गी वासियों को लेकर हर बार ये मुद्दा आता है सामने, तो आखिर सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों इनका ध्यान आता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि किसी एक मुद्दे पे तो आके रुके। अभी तक से हमारे दिनेश जी ने जो बात कही, उसके ऊपर ये लीपापोती, उन्होंने क्या गलत कहा? महिला सम्मान पे आप 15,000 करोड़ रुपया, आप 21,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रहा है। 9,000 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं, जो कि आप पुजारी और ग्रंथी के नाम पर आप देंगे साल में। 30,000 करोड़ हो गया। 10,000 करोड़ रुपया आपको इंटरेस्ट, जो आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट देना है। 40,000 करोड़ हो गया। 65,000 करोड़ का टोटल मैडम यहाँ पे बजट है। जो ये झूठ बोल रहे थे आपके दर्शकों के आगे कि 2 लाख करोड़ रुपए हमारी रेवेन्यू है, आज दिल्ली सरकार 22,000 करोड़ में पूरे दिल्ली को क्या क्या देगी? झुग्गी वालों को मकान देगी, या झुग्गी वालों को फ्री में बिजली देगी, पानी देगी, क्या देगी? अच्छा, ये जो आजकल जो है ना, ये इन लोगों ने हर चैनल पे एक प्रचार प्रसार का ये तरीका, ये कोड ऑफ कंडक्ट में एक तरह से अलाउड नहीं है मैडम। ये कहीं आपके भी चैनल के ऊपर जो है, हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है आपको नोटिस दे कि ये लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं, एक इनकी एजेंसी है जिसको इन्होंने हायर किया, और सब जो भी ये प्रवक्ता जाते हैं सबको ये जो है ना, 2020 के संकल्प पत्र आपको याद दिला दिए। भगवान जाने। हमने आपको 2020 के संकल्प पत्र को याद दिला दिया, जिसमें आपने ये लिखा था झोपड़ी के नाम पर, अनथराइज्ड कॉलोनी के नाम पर, और क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पूर्वांचल के नाम पर क्या उन लोगों ने घोटाला किया है? झुग्गी झोपड़ी के नाम पर घोटाला किया है। झुग्गी झोपड़ी के वजह, झुग्गी झोपड़ी के लोगों की वजह से वो जेल गए हैं। ये चलिए ठीक है महेश जी, 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। नितेश जी दोबारा से कुछ कहना चाह रहे हैं। महेश जी लौट रही हूँ मैं आपके पास। आसिफ जी भी क्योंकि इंतजार कर रहे हैं, दिनेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। नितेश जी, आप जो अभी पर्चियां दिखा रहे हैं और आप जो कई सवाल कर रहे हैं, ठीक है 11 साल से तो कम से कम 10 सालों से, माफ कीजिएगा, आपकी सरकार है ना, लेकिन इसके बाद भी कितनी झुग्गी वासियों को आपने पक्के मकान दे दिए हैं? उनके लिए क्या इतना ऐसा कौन सा मकान खड़ा कर दिया है? मुझे पहले तो ये बता दीजिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ ना कि ये देखिए, ये जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ना, ये 2020 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। अरे भाई ये दिखाओ ना, कहाँ दिए हो यार एक भी मकान? दिखा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, सवाल का जवाब दो यार। मकान देंगे, ये लिखा हुआ, ये मेरे वचन नहीं है। नितेश जी, बीजेपी से सवाल तो मैं पूछ ही रही हूँ, उनके नेता से मैं सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी ने अब तक झुग्गी वासियों के लिए क्या किया, कितने मकान दिए हैं? एक सवाल इनका जवाब दो। सुरभि जी, एक सवाल कहाँ झुग्गी के बदले में मकान दिए हो, बता दो। क्यों सिर्फ 4700 मकान दिए गए? सिर्फ 4700 मकान। नवंबर 2022 मैं 24 दिसंबर 2024। चलिए आप 5 साल का जब जिक्र करते हैं, 4,700 मकान दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में कितने मकान दिए? नितेश जी, आपसे जब जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल का जवाब आप देते नहीं है, बातों को गोल गोल घुमा दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने चाबी सौंपी थी डीडीए की, जो ईडब्ल्यूएस की बाकी जो है 32,000 जो है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, और कालका जी एक्सटेंशन में जाके। ठीक है नितेश जी, गोल गोल बातों को आप घुमाते रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। महेश जी आपके पास भी लौटूंगी। मोहम्मद आसिफ जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ पॉइंटर्स तैयार है, उनको भी एक बार सुन लेते हैं। मोहम्मद आसिफ जी, देखिए झुग्गियों की जो लड़ाई है, जो वोट की लड़ाई है, गोपाल राय जी के क्षेत्र के अंदर एक झुग्गी बस्ती है, बहुत बड़ा इलाका है जो जनता कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। उसके वहाँ से तकरीबन पिछली सर्दियों के अंदर झुग्गियों को तोड़ा गया, जो वहाँ पर 35 साल से लोग रहते थे।
गोपाल राय जी से मिले, अरविंद केजरीवाल जी से मिले, अतिशी से वो लोग जाकर मिले, बाकायदा अपने राशन कार्ड तमाम चीजें 35 साल पुरानी लेकर गए हैं, लेकिन आज तक ना तो आवास मिला ना आश्वासन मिला। उन लोगों को भरी सर्दियों में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जी ने बेघर कर दिया। ये वो आम आदमी पार्टी है जो आज घड़ियाली आंसू रो रही है। और गोपाल राय जी उस क्षेत्र के अंदर अभी जब वोट मांगने हैं, लोगों ने काले झंडे दिखाकर वहां के लोगों ने उनका विरोध किया, क्योंकि झुग्गी वासियों को उन्होंने उखाड़ा वहां से। ये गोपाल राय जी की सोच है, यही वो गोपाल राय जी जो पार्टी के दिल्ली के संयोजक है। तो आम आदमी पार्टी वाले झुग्गियों को लेकर ये घड़ियाली आंसू ना रोए। इन्होंने कहा था जहां कच्चे, जहां झुग्गी वहीं पक्के मकान। 11 साल हो गए, कहीं कुछ नहीं है, सब सन्नाटे का सन्नाटा छाया हुआ है। जो सुविधाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में दी और जो उनकी सुविधाएं चली आ रही थी, बिजली फ्री मिलती थी झुग्गी वासियों को, आज भी मिलती है और पहले भी मिलती थी, नया कुछ नहीं हुआ। हेल्थ के लिए तमाम चीजें सुविधाएं उनकी मिलती थी फ्री में, वो जब भी थी और आज भी हैं। और पानी का इंतजाम, सीवर का इंतजाम तमाम कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने जो वादा किया वो आज तक कोई पूरा नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। ये वादा करे कैसे पूरा, क्योंकि जब इन्होंने शीला जी पे ब्लेम लगाया कि शीला जी का बिजली का बिल इतना आता है कि एसी इतने लगे हुए, वो मुख्यमंत्री का घर आवास था। आज इनका मुख्यमंत्री का आवास नहीं है, जहां पे इन्होंने कई 100 करोड़ रुपए शीश महल में बनाने में लगा दिए। अब इनको कहने में ये कह रहे हैं डंका पीट पीट के सरकारी आवास है, जब शीला जी का आवास सरकारी नहीं था, वो तो अकेली रहा करती थी, जहां तो मुख्यमंत्री जी का पूरा परिवार साथ रहता है। आपने किस तरीके से शीला जी को बदनाम किया, ये देश ने देखा। किस तरीके ढोंग के नाम पे, अब भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता में आए, दिल्ली वासियों को बरगलाया और उसके बाद में अब सत्ता हासिल की। उसी भ्रष्टाचार के अंदर तमाम आपके नेता सलाखों के पीछे गए। दिल्ली को शराब की नीति बनाकर हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोल देना। क्या आरडब्ल्यू से पूछ के खोले थे आपने? अभी कल ही एक मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आरडब्ल्यू वालों से बात कर कर हम गार्ड्स को पेमेंट करेंगे। आरडब्ल्यू वालों ने कहा था आप ठेका खोल लीजिए। गली गली मोहल्ले के अंदर लोगों ने विरोध किया, हमारे यहाँ विरोध हुआ, हमने ठेका नहीं खोलने दिया गया। सड़कों महीनों बैठे रहे, जब ठेका रुका। आपकी शराब नीति वो नीति थी कि आपके ऐसा लगता है नशे का कारोबार ही दिल्ली वालों का बजट बढ़ा सकता है, बाकी हमारे पास कोई बस की नहीं है। इसीलिए अभी जो रिपोर्ट आई उसके अंदर 2000 कुछ करोड़ का जो नुकसान आपने दिल्ली के बजट में दिया, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की है और उनके नेताओं की है जो इसके अंदर शामिल थे। इसी के लिए सलाखे काट के आए, जेल से बाहर आए। किस तरीके से आपने देखा। मैं एक और बात कहूंगा, बड़े गौर से सुनिएगा, कि दिल्ली सरकार पहली बार बनने के बाद में 13 में इनके मंत्री बनते आसिम अहमद खान, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप इन्हीं के नेता लगाते हैं और मंत्रिमंडल से हाथ क्या इस्तीफा हो जाता है। उसके बाद में इनके नेताओं को एफआईआर होती है, जेल जाते हैं, सालों तक जेल में रहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं होता। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया महीनों जेल में रहते हैं, इस्तीफा नहीं होता। इतने कितने सारे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो जेल के अंदर गए, इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया। एक इनको आसिम खान ऐसा आंखों में चुभता था जिनको उन्होंने अपने आदमी द्वारा बुलवाया गया और उसका इस्तीफा हुआ और आज तक उसके ऊपर मेरे भाई एफआईआर नहीं हुई थी। और आपके लोग तो सलाखों के पीछे और आज भी जमानत के ऊपर हैं। ऐसा दुर्प्रचार कैसे करते हैं? एक कम्युनिटी के लोग को देखकर आप चलिए ठीक है मोहम्मद आसिफ जी, मंत्रिमंडल से बाहर करते हैं। एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, मौलाना लोग मस्जिद के इमाम अपनी सैलरी के लिए आपके यहाँ 3 बार मिलने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री टाइम देते, न अरविंद केजरीवाल जी देते, न उन्हें आश्वासन देते। किस तरीके से आप सुन लीजिए नितेश जी, आप ही के सवालों का जवाब देना चाहते हैं, बताइए नितेश जी। रिपोर्ट दे दीजिए कम से कम। आप बोलिए तो नितेश जी, आपको सुना जा रहा है। मैंने कहा ना सीएडी की मुझे वो रिपोर्ट दे दीजिए कम से कम। आपके चैनल पे ये झूठ तो इस तरीके से ना फैलाई जाए। कोई सीएडी की रिपोर्ट नहीं है। मैं गोपाल राय द्वारा तोड़ी गई झुग्गियों का रिपोर्ट आपको देता हूँ। मैं पूरा रिपोर्ट देता हूँ कि झुग्गियां तोड़ी गई है। मैं पूरा उसका बताइए। गोपाल राय जी को पेपर ला के देता हूँ, मैंने सिसोदिया को दिए, वो ला के दिए, अरविंद केजरीवाल को जो ला के दिए वो दिए। गोपाल राय जी ने ठगा वहां के लोगों को। किस तरीके से झुग्गी के अंदर लोगों को झुग्गी को तोड़ दिया गया बुलडोजर चलाकर। वो मैं आपको प्रूफ के साथ लाके देता हूँ। जब दिल करे इस डिबेट को खत्म होने के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी को, आप आए लेके पेपरों के साथ बात करें किस तरीके से झुग्गी वालों को आपने उखाड़ा है। नितेश जी को बोले, हमने वेबसाइट खोल लिए, वो जी। सीएडी की रिपोर्ट
तक हमें आज तक नहीं मिली। कम से कम आप दे देंगे तो धन्यवाद हो जाऊंगा, मुझे कुछ प्राप्त होगा, मैं समझूंगा आपकी बात का। कुछ भी आते हैं आपके चैनल पे, कोई भी कुछ भी बोल के चल देता है, आप उसको बताइए, काउंटर नहीं कर पा रही है। ठीक है, आप मुझे कह रहे हैं कि उनको काउंटर नहीं किया जा रहा। सवाल तो आपसे भी पूछा गया था, तो आप उन सवालों के जवाब भी दे देते। आप दूसरों के काउंटर पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब काउंटर आप पर आता है तो आप या तो चुप्पे साथ जाएंगे या तो आप गोल मोल जवाब देना शुरू कर देंगे। अरे मैडम सुन लीजिए ना, दिल्ली का नितेश जी, गोपाल राय जी ने झुग्गियां तोड़वाई अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की, जनता कॉलोनी के अंदर, उससे आप बोलेंगे कुछ? अरे भाई आप उनको बेघर किया, बोलेंगे उस पर कुछ? सारी पेपर फोटो मेरे पास मौजूद है, मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी मेरे पास है, अरविंद केजरीवाल को दी गई चिट्ठी मेरे पास है, गोपाल राय जी के घर में जाकर 10 बार मिल के आए, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। आपके पास सब है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे बहस कीजिए। पूरे झुग्गी वालों के साथ जो अपना दौरा चल रहा है, दिल्ली वालों को मालूम है किस तरीके से आपने ठंड में रहने के लिए मजबूर किया। ठीक है आसिफ जी, एक मिनट आसिफ जी, नितेश जी सुनिए, ठीक है, आपने ये कहा कि अगर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, हमने तो आपसे सीधा सा एक सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी की ओर से झुग्गी वासियों के लिए क्या कुछ किया गया है, या फिर हमने ये भी पूछा आपसे कि अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी दावा कर रही है कि जहां झुग्गी वही मकान, तो आम आदमी पार्टी के पास भी तो 11 सालों का समय था। इन 11 सालों में आखिर आम आदमी पार्टी को झुग्गी वासियों की याद आज क्यों आई है? आम आदमी पार्टी झुग्गी वालियों के साथ पहले दिन से खड़ी है, और सबसे ज्यादा अनऑथराइज्ड एरियाज में आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट का काम करा है, चाहे वो सड़कें देनी हो, चाहे नालियां देनी हो, चाहे सीवरेज करना हो, चाहे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगानी हो, चाहे कैमरे लगाने हो। सबसे अधिक काम अगर डायरेक्टली, और हमने एमएलए का बजट बढ़वा के और वहाँ पे फंड काम करा है। पहले आपको पता होगा 1 से 2 करोड़ रुपया डेवलपमेंट का फंड होता था एमएलए का, आज हमने उसको बढ़ा के 15 करोड़ रुपए किया है, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। और सबसे ज्यादा आपको डेवलपमेंट का काम अगर कहीं दिखेगा तो इन तमाम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में और झुग्गी में दिखेगा। हम नहीं बनाते जी बहुत बड़े बड़े लोगों के घर, हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े चीज, हमारे लिए तो वही हमारे असल देश की नींव है, दिल्ली की नींव है। इसलिए हम और तो सुन लीजिए, दिल्ली के लॉ एंड और दिल्ली के लैंड जो है वो केंद्र सरकार और डीडीए के पास अधिकतर है, और हमारी मजबूरी हो जाती है इनके आदेशों का पालन करना। और जो ये कहते हैं हम उस पर डेवलपमेंट करा सकते हैं, उसके रख रखाव करा सकते हैं, उसको हम छेड़ नहीं सकते। अगर ये बार बार जो आपके चैनल पे एलिगेशन लग रहा है ना, ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है, और कम से कम आप इन सब चीजों का काउंटर करिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। और कोई चीज जिनसे जो सवाल पूछ रहे हैं सबसे काउंटर किए गए हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने महेश जी से भी पूछा सवाल, मैंने मोहम्मद आसिफ जी से भी पूछा, आप नहीं बताएंगे कि मुझे काउंटर किससे और कब करना है? जिन्हें झुग्गी तुड़वाई है वहां से, क्या उनको दोबारा बसवाएंगे? आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, आप कल ही चलिए, अभी चलिए, गोपाल राय जी के बसवाइए उनको वहां पर, जो झुग्गियां उन्होंने तोड़ी है, जो 35 साल से लोग बाग वहां रहते थे। बोलिए निकेश जी, करेंगे इस काम को? करेंगे करेंगे उन झुग्गी वासियों को, बसाएंगे उनको? नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है, गरीब आदमी के लिए बोलने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। आम आदमी प्रवक्ता हो या गोपाल राय हो, ठीक है आसिफ जी, देखिए समय की कमी है। एक लास्ट रिएक्शन अब मैं महेश जी आपसे लेना चाहूंगी, अब आप क्या अगला कदम क्या होगा बीजेपी की ओर से, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि अगर कैग रिपोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं तो उसे फिर टेबल भी तो कीजिए। मैं वही जवाब, इसी के लिए मैं अपना फिगर जो है रेज किया था कि इनको, अगर आप प्रवक्ता हैं तो कहीं से प्रवक्ता हैं तो चैनल पे आने से पहले उसकी जानकारी रखिए। मेरे मित्र, अगर ये नहीं करिएगा तो आप बड़ा हास्यास्पद होगा। पूरे देश को मालूम है, और जिस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट का इसमें डायरेक्शन आया, उसके बाद कैग का रिपोर्ट अपलोड हो चुका है, जिसको लेकर आप लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कैग का रिपोर्ट अगर रुक गया तो हम जो है, हमारी जो है, जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेविचार है, जो अनाचार है, जो झुग्गी और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के नाम पर आपके जो चित्कार है, चीख पुकार है, वो सारी चीजें, उसकी पोल खुल जाएगी। आपकी पोल पुट्टी जो है वो कल खोल के रख दी थी अनुराग ठाकुर जी ने, हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और पूरे देश को मालूम है कि उसमें 2027 करोड़ रुपया जो है वो किस प्रकार से क्या सरकार को नुकसान आपने राजस्व के दिया। इसके अलावा चार्जशीट है, लगभग 17,000 पेज का चार्जशीट है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए मेहमानों से फिलहाल मैं यहाँ पर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ महेश जी, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है और इसी वजह से हम इसे बिल्कुल समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन
सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि आखिर अब तक क्या कुछ हुआ, तो एक पार्टी जिसके पास समय था, मौका था, उसने क्या कुछ किया है, ये भी आपने देखा और सुना और साथ ही उनके जवाब को भी जाना। इस बीच हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़े, दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ जुड़े और नितेश चौरसे जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। इंडिया के सवाल में सवाल यही था कि झुग्गी वासियों की याद आखिर चुनाव आते आते ही इन तमाम राजनीतिक दलों को क्यों आती है। आखिर उन झुग्गी वासियों को कब तक झुग्गियों से बाहर निकाल करके पक्के मकानों में शिफ्ट किया जाएगा, उनके लिए कदम कब उठाए जाएंगे, उन वादों को पूरा कब किया जाएगा, या फिर उसी गंदगी में उन्हें रहने को मजबूर होगा और वो सिर्फ राजनीति का शिकार बनेंगे। इसी के साथ जवाब आप तलाशते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।